भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 है। ठीक है, बोल रहा है कि द्वीप का जो युद्ध हुआ, द्वीप युद्ध में पुर्तगाली का विजय का हिंद महासागर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसने द्वीप के युद्ध से पुर्तगालियों के विजय का हिंद महासागर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पुर्तगाली हिंद महासागर का स्वामी बन गया। 1508 में बताया था चौल का युद्ध हुआ था। चौल का युद्ध भी कौन किया था, द्वीप का युद्ध हो या चौल का युद्ध हो, दोनों मोहम्मद बेगरा किया था। किससे किया था, पुर्तगाली से। लेकिन जो चौल का युद्ध है उसमें आपको ये अल्मीडा का जो बेटा था, लोड़े अल्मीडा, वो शामिल था। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन आया, तो बताए थे मेरा दीवान हो, यानी कि द्वीप का युद्ध, आप मेरा ये अल्मीरा हो, ब्लू कलर का है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। पुर्तगाली का वर्णन अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाही से गोवा किसकी सहायता से छीना। याद है ना, 1510 में ही गोवा छीना था, किसकी सहायता से, तिमिया की सहायता से गोवा छीन लिया। और नीनो दिखाना इसी गोवा को क्या बना दिया था, 1530 में राजधानी बना दिया था। अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद, बहुत सदियों के बाद यूरोपीय नियंत्रण में आने वाला पहला भारतीय क्षेत्र कौन है। तो देखो, सबसे पहला आया था ना पुर्तगाल, सबसे पहले कब्जा किसको किया था, कोची को, तो कोची होगा। लेकिन कब किया था, 1503 में। लेकिन कोची अगर नहीं दिया ऑप्शन में, तो उसके बाद कौन सा क्षेत्र कब्जा किया था पुर्तगाली, गोवा, कब, 1510 में। दोनों बात क्या रखोगे आप, याद रखोगे, दोनों बात क्या रखोगे, याद रखोगे। ठीक है, मुस्लिमों के अत्यंत उत्पीड़न किस पुर्तगाली गवर्नर की नीति का गंभीर दोष था। कौन सा पुर्तगाली था जो मुस्लिमों का अत्यंत उत्पीड़न करता था, तो अब्बू, क्या करता था, अब्बू। सती प्रथा किसके काल में बंद हुई, तो अब्बू सती प्रथा बंद करवाए, अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने कब मलक्का और हॉर्मुज पर अधिकार किया था, मलक्का पर अधिकार कब किया था, सुबह सुबह होता है, उसके बाद नहीं होता, उसका कम हो जाता है, 1515। पानी पटाना, पेशाब करना, तो पानी तो पूरा दरिया धो लेता है। पुर्तगालियों ने 1518 में चीन के किसके द्वीप पर अपनी बस्ती बसाना शुरू की थी। तो पुर्तगाली ने 1518 में चीन का एक द्वीप है साचुआन द्वीप, उस पर बस्ती बसाना शुरू, तो जुआकान द्वीप। ठीक है, वायसराय नीनो दी कान्हा ने पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से कहाँ स्थानांतरित कर दिया। तो गोवा किसको पसंद था, कान्हा को मन लगता था गोवा में। गुजरात का वो कौन सुल्तान था जो पुर्तगाली को द्वीप छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो बहादुर शाह। बहादुर शाह था जो द्वीप छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब इसको जान का डर दिलाया तो द्वीप छोड़ने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। फिर द्वीप छोड़ने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। इसी को ना बहादुर को कान्हा फेंक दिया था नदी से, तो फिर तैयार हो गया जान के डर से द्वीप छोड़ने के लिए। 1534 में सुल्तान बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए। तब बहादुर शाह ने ही बसीन की संधि की थी। क्यों की थी, हुमायूं से मिलने वाले खतरे का सामना करने के लिए सुल्तान बहादुर शाह ने 1534 में पुर्तगाली नीनो दी कान्हा के साथ बसीन की संधि की थी। इसी बसीन की संधि के तहत 1535 में किसको दे दिया, दीव को दे दिया। और 1537 में किसको दे दिया, 1537 में दे दिया आपको बसीन को दे दिया। भारत में पुर्तगालियों के आगमन के समय गुजरात में किस शक्तिशाली का शासन हुआ करता था, गुजरात किस शक्तिशाली का शासन हुआ करता था। तो पुर्तगाली के आगमन के समय गुजरात में हुआ करता था मोहम्मद बेगरा का। मोहम्मद बेगरा के साथ ही तो क्या होता है, द्वीप का युद्ध होता है। मोहम्मद बेगरा के साथ ही क्या होता है, द्वीप का युद्ध होता है। चौल का भी युद्ध किसके साथ होता है, इसी के साथ होता है। ये 1508 में हुआ, ये 1509 में हुआ। पुर्तगालियों ने द्वीप को एक किले के निर्माण की अनुमति किस वर्ष मिली। बताए थे ना, द्वीप का काम 35 कब किया, 1535 में। ठीक है, बहादुर शाह ने संधि किया था, कौन सा संधि किया था,
ट्रीटी ऑफ बसीन, जिसे 1535 में द्वीप मिल गया। और आगे चल के 1537 में कौन सा चीज़ मिलेगा, तो 1537 में मिलेगा आपको ये बसीन। गुजरात के शासक बहादुर शाह की मृत्यु पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष और कहाँ की गई, तो बहादुर शाह की मृत्यु कौन किया, तो कान्हा किया 1537 में एक जहाज पर से फेंक के। जब द्वीप मिल गया तो जहाज पर फेंक दिया। पुर्तगाली शक्ति प्रदर्शन के बाद द्वीप को पूरी तरीके से पुर्तगाली शासन के अधीन किस वर्ष लाया गया, तो पूरी तरीके से द्वीप को लाया गया 1539 में। ऐसे तो 1535 में ही काम 35 कर दिया था, नहीं 1546 में लाया गया, सॉरी 1546 में लाया गया पूरी तरीके से। फिर है यहाँ पे बोल रहा है कि नीन्हो दी कान्हा, नीन्हो दी कान्हा, नीन्हो दी कान्हा, नीन्हो दी कान्हा ने बंगाल के पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाने के लिए किस संस्थान को अपना मुख्यालय बनाकर वहाँ पुर्तगाली नागरिकों को बसाया, तो कहाँ पे पुर्तगाली नागरिकों को बसाएगा, बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव के लिए। तो पुर्तगाली हमेशा याद है ना कहाँ पे उत्पात मचाता था, हुगली पे। फिर से पुर्तगालियों के आगमन के समय गुजरात में किस शक्तिशाली शासक का शासन था। जब पुर्तगाली आ रहा था उसमें गुजरात में किस शक्तिशाली शासक का आगमन था, तो उस समय था महमूद बेगरा का। कैसे याद रखोगे, तो दीव का युद्ध इसी के समय हुआ था। भारत में स्थित एस्टाडो जो पुर्तगाल द इंडिया पुर्तगाली सत्ता किस वर्ष निरंतर जारी रहा, तो भारत में स्थापित जो पुर्तगाली सत्ता है वो कब तक स्थापित रहा, 1961 तक। 61 तक पुर्तगाली एक साथ रहे भारतीयों के साथ, और जो फ्रांसीसी बस्ती है 1964 तक पौंडीचेरी में शामिल था, याद है ना। फिर बोल रहा है कि पुर्तगाली ने पश्चिम भारत के किस क्षेत्र पर 1534 में अपना आधिपत्य किया, तो वो साल्सेट और बसीन द्वीप को 1535 में लाया अपने अधीन और पूरा तरीके से कब्जा किया था 1546 में साल्सेट और बसीन। फिर यहाँ पे कि बंगाल के किस शासक ने 1536 में पुर्तगालियों को चटगांव और सटगांव की फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, तो बंगाल के 36 का आंकड़ा चटगांव और सटगांव से। ऐसे याद करोगे, महमूद शाह 36 से 36 का आंकड़ा मोहम्मद से, तो चटगांव और सटगांव, ठीक है। चटगांव और सटगांव किस लिए, महमूद शाह से। पुर्तगाली के नियंत्रण काल में 1550 के दशक के मध्य तक खंबात के घाट से गुजरने वाले सभी जहाज़ों को कहाँ रुकने और शुल्क देना अनिवार्य था, तो जितना भी जो जहाज़ गुजरता पुर्तगाली कहाँ पे लेता, टैक्स, द्वीप में बोलता कि अब यहाँ पे नो ड्यूज होना चाहिए। द्वीप में क्या बोला, नो ड्यूज होना चाहिए। बाकी चटगांव और सटगांव तो याद ही है, 1536 चटगांव और सटगांव। पूर्वी तट पे व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह कौन था, पूर्वी तट पे, तो यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह था नागपट्टनम। ऐसे भी तक कैसे याद करोगे, पुर्तगाली खुद को क्या मानता था, नाग मानता था, ऐसे तो नागपट्टनम में डच का भी केंद्र है। अब फिलहाल हम याद रखें कि पूर्वी जो ब्रिटिशर्स है वह चटगांव प्लस सटगांव किससे पाया, तो महमूद शाह से पाया। कब पाया, तो 1536 में पाया। किस मुगल सम्राट की अनुमति से हुगली में पुर्तगाली कारखाना खुले थे, हुगली में पुर्तगाली कारखाना किसकी अनुमति से खुले थे, तो हुगली में खुला था 1551 में शाहजहाँ की अकबर की अनुमति से खुला। याद कराए थे ना, अकबर से जी हजूरी किया, शाहजहाँ से बुंदेला किया। अकबर से जी हजूरी किया, शाहजहाँ से बुंदेला किया। तो अकबर से हुगली लिया, शाहजहाँ से बुंदेला लिया था पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगालियों ने सैन्य बल का प्रयोग करके दमन पर किस वर्ष अधिकार किया, पुर्तगाली पूछ रहा दमन पर कब अधिकार किया, तो 1559, याद रखोगे, एक्स्ट्रा डेट है 1559। मराठों द्वारा जो पुर्तगाली जहाज को नष्ट करने के मुआवजे के तौर पे पुर्तगालियों को कौन सा क्षेत्र सौंपा गया, 1783 में मराठा जो है
उसके द्वारा पुर्तगाली जहाज को नष्ट करने के बदले पुर्तगाली को कौन सा क्षेत्र सौंपा गया? नागर हवेली। कौन सा? 1783 में नागर हवेली का क्षेत्र सौंपा गया। पुर्तगाली को दमन कब मिला? 1559 में। 1658 से 1663 के बीच डचों ने किसके सहयोग से पुर्तगाली से मालाबार क्षेत्र का एक बड़ा भाग अपने नियंत्रण में किया? किसके सहयोग से जो डच है पुर्तगालियों से ये क्षेत्र छीन लिया? तो जामोरिन के सहयोग से। जामोरिन के सहयोग से क्या किया? अपने सहयोग में किया। 1658 से 1663 के बीच जामोरिन के सहयोग से पुर्तगालियों को मालाबार क्षेत्र से बेदखल कर वो अपना नियंत्रण स्थापित किया। ऐसे भी तो पता ही है कि जो डच है पुर्तगाली को हर एक जगह से खदेड़ा। उसमें एक कहानी ये भी है कि पुर्तगाली को मालाबार क्षेत्र से कब्जा। ये पुर्तगाली का मेन दुश्मन कौन था? जामोरिन। तो जामोरिन से इसका दोस्ती हो ही जाएगा। ठीक है। अच्छा अभी बताओ तो जो पुर्तगाली है वो दमन पे कब कब्जा किया? तो 1559 में। पुर्तगालियों ने सैन्यबल के प्रयोग से दमन पर कब कब्जा किया? 1559 में। 1783 में जो मराठा है वो पुर्तगाली जहाज़ों को नष्ट करके उसके मुआवजे के तौर पे पुर्तगालियों को कौन सा क्षेत्र सौंपा? तो नागर हवेली। याद रहेगा। पुर्तगाली समुद्र व्यापार व्यवस्था के तहत कार्टेज व्यवस्था क्या थी? तो वायसराय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस। पुर्तगालियों द्वारा भारत में डाले गए सिक्के कहाँ कहाँ उतरते थे? तो कोचीन और बंदरगाह में गोवा में तो उतरेगा ही, क्योंकि यही पहला दोनों उपनिवेश था इसका। फिर से जो जेसुइट रोमन कैथोलिक सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य थे वो किस वर्ष भारत में आए और चर्चों का संस्थागत संरक्षण किए? तो 42 में बेमिसाल काम किए। बेमिसाल संत आया जेसुइट्स। सम्राट अकबर की यूरोपीय ईसाई सम्राट अकबर का क्या है? यूरोपीय ईसाई यानी कि पुर्तगाली व्यापारी से पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई? तो पुर्तगाली से अकबर मिला था। कहाँ मिला था? तो 1572 में। याद है ना कैम्बे में जब गुजरात अभियान के दौरान मुलाकात पुर्तगाली से हुआ था। किस पुर्तगाली दूत ने शांति शर्तों पर बातचीत के लिए सूरत में अकबर से मुलाकात की? अब कौन सा पुर्तगाली वो अकबर से सूरत में मुलाकात किया गुजरात विजय के दौरान? तो परेरा। क्या नाम है? नहीं परेरा नहीं, कैबरल। क्या नाम है? कैबरल। वास्को डी गामा के बाद कौन आता है? कैबराल। एंटियानो कैबराल। कैबराल ने बोला कि केवल शांति शर्तों वाली बात किया। कैबराल ने केवल शांति शर्तों वाली बात किया अकबर से। कैसे याद रखोगे? कैबराल ने केवल शांति शर्तों वाली बात किया अकबर से। अकबर ने सबसे पहले किस पुजारी से ईसाई धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त किया? तो ये परेरा से। इतना ईसाई धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त किया कि अब तो वो पेरा गया ज्ञान प्राप्त कर करके। सबसे पहले मिला कैबराल से, फिर पेरा गया, फिर परेरा से। फिर यहाँ देखें अकबर ने गोवा में अधिकारी को पत्र भेजकर विद्वान पात्री को भेजने का निवेदन किस वर्ष किया? अब ये सोचो कब किया होगा? 1579 में किया। कब किया? 1579। कैसे याद रहेगा? तब 1580 इसका जुड़ा हुआ ना कुछ धर्म से, तो 1579 में किया। ठीक है। गोवा में अकबर के निवेदन पे 28 फरवरी 1580 में फतेहपुर सीकरी पहुंचने वाले पहले दो पादरी कौन थे? तो ये थे कौन? एकाबीबा और मॉन्सेरेट। पहली बार ज्ञान किससे लिया था? परेरा से। पहली बार मुलाकात किससे किया था? जिसे शांति वार्ता करेगा तो सूरत में, तो केवल अब शांति बात होगा कैबरल से। फिर से बुलाया कब था गोवा से पादरियों को? 1579 में, 1580 से एक साल पहले। अकबर द्वारा तीसरा जेसुइट मिशन किस वर्ष बुलाया गया? अकबर द्वारा 3 जेसुइट मिशन बुलाया गया। एक तो 1590 में दूसरा मिशन, पहला बुलाया गया था 1579 में, दूसरा बुलाया गया 1590 में, तीसरा बोला 95 में। तो 95 से पहचाने ना पादरी का ये मिशन तीसरी वर्ष बुलाया था। 95 से पहचाने ना पादरी का मिशन तीसरी वर्ष बुलाया था।
कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के किस सम्राट की प्रार्थना लेकर जेके के दरबार में आए थे? तो चार्ल्स प्रथम नहीं मार देना, इसी पे जाता है। ये तो क्या है, बॉम्बे दिया था, किस रूप में? दौड़ी के रूप में। याद है ना 1661 वाला कहानी, ये चार्ल्स प्रथम से जुड़ता है, जेम्स प्रथम। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं, अच्छा हॉकिंस ने किस वर्ष मुगल दरबार छोड़ा? ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में। तो इसी समय मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ था कंपनी 1611 में। इसका कहानी पूरा बता दिए थे कल कि 1608 में सूरत आया, 1609 में कहाँ गया, आगरा गया। उसके 2 साल बाद जब षड्यंत्र होने लगा 1611 में भाग गया इंडिया छोड़ के। फिर हम ये भी बताए थे बच्चों आपको, हम ये भी बताए थे अकबर ने तीसरा जेसुइट मिशन कब बुलाया? 1579। फिर आप ये बता दीजिए कि चटगांव और सटगांव ये दोनों क्षेत्र ब्रिटिशर्स को मिला कहाँ पे? बंगाल में। कब मिला? तो ये मिला था सर, ये मिला था कब? 1536 में। चटगांव और सटगांव से 36 का आंकड़ा है, तो 1636 में मिला। और किसके सहायता से मिला? तो महमूद से था 36 का आंकड़ा, तो महमूद शाह से मिला। किस मुगल शासक के काल में मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का हमेशा के लिए अंत हो गया? तो जो पुर्तगाली को हमेशा के लिए लाभ मिलता ना, वो हमेशा के लिए अंत हो गया, क्योंकि पुर्तगाली का पंगा हुआ था 1632 में यहाँ पे। ठीक है, जो ठीक है, साझा मजा चखाया था इसको, भयंकर पंगा हुआ था। ठीक है, और इसके से पहले तो इसी से पंगा हुआ था, फिर बाद में इससे पंगा हुआ, और इससे पंगा किसका हुआ था? ब्रिटिशर्स का 1686 में चटगांव में। पुर्तगालियों ने 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में किस वस्तु के व्यापार पे मोनोपोली स्थापित कर दिया, उसे सख्ती से कर लगाया? तो सूती कपड़ा और नील नहीं, पुर्तगाली क्या है? नमक और एक तंबाकू चुन लिया, उस पर मोनोपोली स्थापित कर दिया, कर लगाया। कैसे याद रहेगा? तो नमक, वही नमक, नमक हराम, गाली है वाला सब, नमक हराम, तो हराम से पुर्तगाली। तंबाकू, तंबाकू क्या है? जो पिएगा वो गालिए सुनेगा ना, तो पुर्तगाली। याद हो गया? पुर्तगाली कौशल से भयभीत होकर किस मुगल सम्राट ने कासिम खां को पुर्तगाली बस्ती पे हमला करने का आदेश दिया? तो जो शाहजहाँ भेजा था ना, किसको भेजा था? कासिम खां को ही भेजा था, जहाँ पुर्तगाली को मजा चखाओ। 1580 में पुर्तगाली के पतन का एक प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? 1580 में तो पुर्तगाल का जो है स्पेन के साथ विलय हो गया। ये भी पुर्तगाल के ख़त्म होने का एक प्रमुख कारण ये भी था कि पुर्तगाल जो है स्पेन में क्या हो गया था? विलय हो गया था 1580 में। बाकी जो है जहाँ जगह जगह से मुगल शासक तो इसको मजा चखाया ही, डच भी इसको खूब जगह से खदरा। याद है ना? किस वर्ष नौसेना युद्ध ने अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शक्ति दी, जिससे स्पेन की नौसेना शक्ति कमज़ोर हो गई? इस तो देखो 1588। कैसे याद रखोगे? 88 से क्या हो गया कि स्पेन का जो नेवी है ना, इसमें भ्रष्टाचार फैल गया, इससे इसका नेवी क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। जिसके बाद कौन आएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन इसके नेवी को कमज़ोर करके शिकस्त दिया। जब ब्रिटेन स्पेन को ही हरा दे रहा है, तो पुर्तगाली को बताओ कुछ करने का ज़रूरत है? इसमें पुर्तगाली को 1612 में हरा देगा स्वाली के युद्ध में, बचा कुचा जो रहेगा। पुर्तगालियों को एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रूज पर ईसा मसीह की मूर्ति लेकर भारत में प्रवेश किया, ये कथन किसका है? सीले का है, नहीं सूजा का है, सीले का नहीं सूजा का है। बोला कि पुर्तगाली क्या है, एक हाथ में तलवार एक हाथ में क्रूस लेके पूरे भारतीय को क्या करेगा? मार मार के सुझा देगा। फिर से पुर्तगाल का भारत में पतन के ऊपर आप कथन चुनिए कि डच ने 1596 तक पुर्तगाली को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर खदेड़ दिया। बिल्कुल, जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ से कब खदेड़ा डच? 1596 से। कोचीन से कब खदेड़ा था इसको?
1663 में 3 से 63, ये भी कथन सही है, ये भी सही है। सूरत में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया कब? 1612 में। याद है ना, स्वाली का युद्ध किया था कैप्टन बेस्ट। तो ये सब सही है कि कैसे सब खदेड़ रहा पुर्तगाली। अब ये जो सवाल है, ये जो पॉइंट है, इससे पता चलेगा पुर्तगालियों का पतन। ठीक है। 1530 में तो पुर्तगाली आपको गोवा को राजधानी बनाए। ठीक है। 1535 में द्वीप पे अधिकार किया। पूरी तरीके से अधिकार कब किया? 1546 पे। 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पे अधिकार किया। ठीक है। 1559। 1586 में पुर्तगाल और तुर्कों को भी समझौता हुआ। ये नहीं भी याद करोगे कोई बात नहीं। उसके बाद जो है 1596 में आपको याद है, जो डच या पुर्तगाली को दक्षिण पूर्व एशिया से खदेड़ दिया। यहाँ पे थे हम लोग कि हाँ, डचों ने पुर्तगाली से मलक्का दुर्ग कब चुना? डच कब चुना? 1647 में। श्रीलंका से कब बाहर निकाला? 1659 में। और दक्षिण पूर्व एशिया से कब निकाला था? 1596 में। मालाबार पे कब कब्जा किया? कोचिन पे डच, तो 3 से 63, याद रहेगा। तो ये सब डेट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना कि डच का पतन कैसे हुआ। ठीक है। 1580 में आपको पता ही है स्पेन का हिस्सा बन गया था। 96 में पता ही है कि दक्षिण पूर्व एशिया से डच को बाहर फेंक दिया। डच बाहर फेंक दिया किसको? पुर्तगाल को। 48 में मलक्का पे, 1659 में श्रीलंका पे, 63 में मालाबार पे कब्जा कर लिया। अब 12 में पुर्तगाली को सूरत में हराया अंग्रेज। अब 22 में हॉर्मुज में। ठीक है। अब यहाँ पर हम पूछ रहे हैं तुमसे कि पुर्तगाल का पतन कैसे हुआ। बताओ, शाहजहां कब मजा चखाया? 1632 में। अंग्रेज कब मजा चखाया? तो अंग्रेज सर इसको मजा चखाया था 2 बार। एक बार तो सबसे पहली बार स्पेन में जब इसका विलय हो गया 1580 में, तो स्पेन को ही हरा दिया अंग्रेज 1588 में, क्योंकि स्पेन की नौसेना में भ्रष्टाचार फैल गया था। उसके बाद अंतिम रूप से 1612 में स्वाली के युद्ध में हराया। अब आया डच, कैसे पतन करेगा? सबसे फेमस पतन है दक्षिण पूर्व एशिया से, दक्षिण पूर्व एशिया से कब निकाला? 1596 में। फिर जो है डच जो है कोची या मालाबार से कब निकाला? तो 3 से 63, 1663 में। फिर जो डच जो है पुर्तगाली को श्रीलंका से कब निकाला? तो 1659 में। और जो मलक्का से कब किया? मलक्का से 1641 में। यही सब कहानी है। ठीक है। मलक्का से कब किया? 1648। ठीक है। उधर 1659। चलो ठीक है। यहाँ बोल रहा है आर्टिलरी ऑफ द स्टीरिप में रकाब का अर्थ क्या होता था? लोहे का बना नीचा लटकता हुआ पायदान। रकाब अश्वारोही घुड़सवारी में प्रत्येक प्रयुक्त होने वाला लोहे का एक पायदान है जिसमें घोड़ा पे उतरने चढ़ने में मदद करता। फिर यहाँ पे 1630 के दशक में डचों के दबाव में प्रत्युत्तर में पुर्तगालियों द्वारा अपनाया गया स्पेनिश मॉडल का मुख्य रूप से क्या था? स्पेनिश मॉडल क्या था? पैदल सैनिकों के समूह को कायवाद रखना, यही था। फिर से पुर्तगालियों ने इस स्पेनिश मॉडल जो पैदल सैनिक थे को आगे चलकर सबसे पहले किन शक्तियों ने अपनाया? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने। स्पेनिश मॉडल सबसे पहले इसने अपनाया, फिर उसके बाद फ्रांसीसी और अंग्रेज अपनाया। तो यही तो मेन शक्ति बच गया था। स्पेनिश मॉडल में क्या था? पैदल सैनिक। 16वीं शताब्दी में मलाबार में पुर्तगाली सैनिकों द्वारा शरीर की रक्षा के पहने जाने वाले धातु की कौड़ियों की कवच को क्या कहा जाता है?
तो जीरा, पुर्तगाली लोग जीरा बख्तर पहनते थे। ठीक है। पुर्तगाली ने व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त करने के लिए जहाजों पर किस हथियार का प्रयोग करते थे? तो तोप का प्रयोग करता था वो लोग, बताओ। और किस व्यापार पे एकाधिकार कर भी लिया था? नमक हराम है तो नमक, तंबाकू पीता है गाली सुनेगा तो इस पे। पुर्तगाली मुख्य रूप से किस महासागर के तूफानों से बचने के डिजाइन किए गए थे जहाज? तो आपको लगेगा ये हिंद महासागर, नहीं, अटलांटिक महासागर में उससे बचने के लिए डिजाइन जहाज किया। पुर्तगाली जहाजों पर चढ़े शत्रु की रक्षा करने के लिए किस विशेष पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो ये कैस्टल प्रो एंड स्टर्न, कैस्टल प्रो एंड स्टर्न। 17वीं सदी के मध्य तक किस देश के पतन के बाद पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और डचों ने उनका स्थान ले लिया? तो स्पेन का विलय हो गया था। स्पेन को तो हराए 1588 में अंग्रेज भी। पहला डच जो सुमात्रा पहुंचने वाला है कौन नागरिक था? 1596 में सुमात्रा की यात्रा की। तो आउटमैन, बताए थे ना पहला डच यात्री कौन था? आउटमैन। सुमात्रा पहुंचा 1596 में और यहीं पर से तो पुर्तगाली को भगाया था। फिर से डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, जिसको वीओसी के नाम से बोलते थे? वेंचर ओस्ट इंडियस कंपनी 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी व्यापारिक विशेषता क्या थी? तो ये पूर्णतः सरकारी संस्था थी, जबकि अंग्रेज कंबाइंड थी। पूर्णतः सरकारी कौन थी? डच। डचों ने पुर्तगाली को श्रीलंका में कब हराया? तो कब हराया था? 1658 में। एक सेकंड। उसके बाद यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर है कि दक्षिण भारत में किन स्थानियों ने डचों को कम शुल्क पे व्यापार करने की छूट दी? तो गोलकुंडा के सुल्तान, जीजी, मदुरै, तंजौर के नायक। तो दक्षिण भारत के कौन स्थानीय शासक था जो डच को मदद किया? गोलकुंडा के सुल्तान मदद किया, जीजी और मुंदेर और तंजौर के नायक, याद रहेगा। रावणकोर के शासक तो मदद किया था डच को कोचीन से पुर्तगाल को निकालने के लिए। बाद मिसी मार्तंड वर्मा से 1641 में युद्ध हो जाता है। ये तो नहीं होगा। डच मूल रूप से एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में किन वस्तुओं के प्रति रुचि रखते थे? शुरुआत में किन वस्तुओं के प्रति डच लोग रुचि रखते थे? डच लोग काली मिर्च और अन्य मसाले। लेकिन सूती वस्त्र का केंद्र बनने वाला कौन था प्रमुख? डच ही था, लेकिन शुरुआत में मसाला व्यापार पर रखते थे। डचों ने कोरोमंडल तट में भारतीय वस्त्र को ले जाकर कहाँ भारी मुनाफा कमाया? दक्षिण पूर्व एशिया में 1506 में ले गया था ना, यहाँ से वस्त्र लेता ले जाता वहाँ पे। ठीक है, मुनाफा कमाया। डच कंपनी के कर्मचारियों ने अंग्रेजी की तुलना में नेतृत्व की भावना और उत्साह की कमी का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि डच कंपनी जो है सरकारी कंपनी थी, जिसमें वो बहुत कम निजी और अधिक रूप से सक्रिय हो पाते, कोई भी सरकारी में। 17वीं शताब्दी के दौरान पूर्व में डचों की नीति के दो प्रमुख उद्देश्य क्या था? डच की नीति का पूर्व में दो प्रमुख उद्देश्य क्या था? एक तो कैथोलिक स्पेन और पुर्तगाल का स्पेन और पुर्तगाल से प्रतिरोध का सामना लेना। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार है उसको समाप्त कर वहाँ उपनिवेश बनाना। मतलब डच जो है साउथ ईस्ट एशिया में पकड़ाया हुआ था कि यहाँ से भी हम पुर्तगाल को समाप्त करेंगे, स्पेन को समाप्त करेंगे, ब्रिटिशर्स को समाप्त करेंगे। डच व्यापारियों ने बाद के वर्षों में भारत की उपेक्षा कहाँ अपना ध्यान केंद्रित किया? दक्षिण पूर्व एशिया। यहाँ से भगाया भी था 1596 में पुर्तगाल को। सुमात्रा में पहुँचने वाला कौन था सबसे पहला? आउटमैन। अच्छा, पहला पुर्तगाली कौन आया? वास्को डी गामा। उसके बाद कौन आया? कैबराज। उसके बाद गवर्नर आया अल्मीरा पेकोर कहाँ है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? 1600। महारानी एलिजाबेथ ने पूर्व में व्यापार करने का विशेष अधिकार वाला चार्टर कब जारी किया? 31 दिसंबर 1600। एशियाई वस्तुओं यूरोप में किस समय तक पहुंचने लगी? तो 16 महाजनपद में पहुंचने लगी यूरोप में 16वीं शताब्दी में।
आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने वर्षों के लिए विशेषाधिकार दिए थे? केवल 15 वर्ष को, लेकिन 1509 में अनिश्चित अधिकार कर दिया। कौन? जेम्स प्रथम 1609 में। किस वर्ष नए चार्टर के माध्यम से इन विशेषाधिकार को अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया? तो 1609 में बोला गया कि नो, अब तुम अनिश्चित काल के लिए जा सकते हो व्यापार के लिए एक अधिकार। अच्छा, सभी के लिए व्यापार खोल दिया कब? 1694 में कि आओ सभी कोई व्यापार करो। दोनों कंपनी को मिला दिया कब? तब ईस्ट इंडिया कंपनी बना एक नया 1708 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के संगठन की क्या विशेषता थी जो इसे अन्य कंपनी से अलग बनाता? ये एक संगठन का बड़ा सहज ही हिस्सा था। केवल 24 डायरेक्टर का ये समूह था। शुरुआती 12 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से अपना ध्यान किस क्षेत्र में अपना केंद्रित कर रहा था? तो शुरुआत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे कर रहा था? आना इंडिया में, लेकिन उससे पहले इंडोनेशिया में काली मिर्च और मसाले व्यापार पे। आना इंडिया में, लेकिन उससे पहले इंडोनेशिया में काली मिर्च और व्यापार पे ध्यान केंद्रित करना चाहता था। जहांगीर ने अंग्रेजों में 1613 में किसके नेतृत्व में सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित किया? भी इम्पोर्टेंट है, किसके नेतृत्व में? जहांगीर में। जहांगीर के समय 1613 में, 1611 में तो कौन चला गया यहाँ से? हॉकिंस चला गया था। ये ऑप्शन खत्म। ये कब आया था? थॉमस रो भारत 1615 में। सूरत में जो स्थापना हुआ ना, एल्बर्ट की वजह से हुआ। थॉमस एल्बर्ट, बीबीआई क्वेश्चन है। रिबर्थ हुआ सूरत में। देखो नहीं समझो ये कहानी कैसे है। अरे यार, थॉमस रो का कहानी क्या था? 1615 में भारत पहुंचा सूरत, फिर 1616 में सोल्जर्स महाजनपद में अजमेर में मिला रोते रोते, फिर 1619 में 3 साल बाद इंग्लैंड चला गया। हॉकिंस का कहानी क्या था कि 1608 में ये कर्क रेखा वाला समय ये पहुंचा सूरत, फिर 1609 में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ अनिश्चित काल का व्यापार लेके, फिर उसके बाद जो है 1611 में 2 साल बाद षड्यंत्र होने के कारण भारत से बाहर चल गया था। ये भी ऑप्शन कट, ये भी कट। बेस्ट स्वाली के युद्ध से संबंधित है, कट। तो बच गया थॉमस एल्बर्ट। इसी की सहायता से सूरत में कंपनी स्थापना हुआ। डचों का मुगल से सत्ता से टकराव से बचने के लिए अंग्रेजों ने अपना ध्यान कहाँ केंद्रित किया? तो दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्य पे, कि वहाँ पे डच से हमको टकराव नहीं, सिकन दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्य पे किया। कौन किया? डच मुगल सत्ता से टकराव से बचने के लिए अंग्रेजों ने आड़मूच पर किस वर्ष कब्जा किया जिससे वो पुर्तगाली के आक्रमण से सुरक्षित हो गए? आड़मूच पे 1622 बताए थे। हारमुज पे एक तो क्या है 1612 में, एक 1622। ये तो सूरत में स्वाली के युद्ध में हराया पुर्तगाली को, 1622 में हारमुज पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, यही पुर्तगाली कब मलक्का हारमुज पे कब्जा किया? तो 1511 और 1515। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई किस वर्ष लाया गया? सूरत से बम्बई, बम्बई कब? बम्बई बताए थे ना, बम्बई कब? 1687 में बम्बई का प्रेसिडेंसी बना औरंगजेब के समय। जब औरंगजेब जो माजा चखाया वहाँ पे कलकत्ता वाले क्षेत्र में, तो उसी समय। मद्रास कब बना था? 1652 52 का। बम्बई को समृद्धि की तरफ लाने के लिए किस गवर्नर जनरल का योगदान था? बम्बई में किसका योगदान है? आंगियर का योगदान है बम्बई को बसाने में। पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव किस वर्ष तक तेजी से बढ़ने लगा? तब पूर्व की ओर जाने लगा। क्या किया अंग्रेज? तीन का तिगरा काम बिगड़ा। जैसे बालासोर उड़ीसा में, यहाँ पे डच का भी फैक्ट्री था और ब्रिटिशर्स का भी था 1630 के बाद, यानी कि 1633 में। याद है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है अभी तक पूछा नहीं है किसी एग्जाम में, लेकिन चांसेस है ज़्यादा पूछने का। फिर यहाँ पर है 1633 में अंग्रेजों ने उड़ीसा में किस स्थान पर अपना कारखाना खोला? तब बालासोर में। कब खोला? 1633 में। यही पूर्व की ओर जाने लगा 30 के बाद। तीन का तिगरा काम बिगड़ा कि पूर्व की ओर बढ़ रहा है।
अच्छा 3-3 से ये बताओ, अगर यहाँ पे हम 2-2 कर देते क्या हुआ था? तो पुर्तगाल से हॉर्मुज ले लिया था अंग्रेज 1622 में। 1651 में बंगाल के किस स्थान पर अंग्रेजों ने अपना कारखाना खोला? 51 में हुगली। 51 में हुगली। हुगली किससे लिया था? हुगली अकबर से लिया था शायद। हाँ, अकबर से ही तो लिया था हुगली। जी हजूरी अकबर से, अब बुंदेला शाहजहाँ से। अंग्रेजों के आंतरिक व्यापार में चुंगी की और सीमा शुल्क से मुक्ति किन वर्षों में प्राप्त और फरमान से मिली? अंग्रेजों को आंतरिक व्यापार में चुंगी न देना पड़े, सीमा शुल्क न देना पड़े, 21 वर्ष मुक्ति फरमान से प्राप्त हुई। VBI क्वेश्चन है। 51, 76, 76, 56, 72। 51, 76, 72। 51, 76, 72। ये याद नहीं है हमको, इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। 51, 76, 72। 1680 में किस मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया और बदले में सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार की अनुमति दे दी? जजिया कर लगाया तो कौन था? 1680 में बताया। औरंगजेब बोला कि अब तुम केवल जजिया दो, बाकी हर एक जगह जाके खस्सी का व्यापार करो सीमा शुल्क रहित। तो औरंगजेब। 1690 में बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आमंत्रित किया? एक था इब्राहिम लोदी, ये है इब्राहिम का। अच्छा ये बताओ कि कब अंग्रेजों को कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़े ये सब वाला फरमान जारी हुआ था? कब कब? 56, 61, 72। औरंगजेब कब जारी किया था? 1680 में। इसी से अब खस्सी खाओ। 1691 के फरमान द्वारा किस मुगल शासक ने अंग्रेज को चुंगी रहित व्यापार करने की अनुमति दी थी? अरे देखो 1680, 1686, 1691 ये सब टाइम पीरियड चल रहा है इसका, औरंगजेब का। और अकबर तो होगा नहीं, अकबर से कुछ नहीं पाया था, वरना कुछ बात ही नहीं हो पाया। फिंच का और मिडल्टन का उतना कुछ बात ही नहीं हो पाया। शाहजहाँ से भी कुछ पुर्तगाली का पंगा होने लगा था, ठीक है। तो बचता है ये दोनों, तो इससे कहाँ उतना तुरंत में पालेगा कोई चीज़ टैक्स रहित वाला है? बच गया औरंगजेब। तो यही ना होगा, इसी से झगड़ा हो रहा है अंग्रेज का, इसी से फरमान सब पा रहा है, झगड़ा भी इसी से हो रहा है। ये जो फरमान है ये भी इसी से पा रहा है। 1696 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किस जमींदार ने बगावत या विद्रोह की थी? 1696 में शोभा सिंह विद्रोह की थी। शोभा सिंह विद्रोह की थी अंग्रेजों के खिलाफ कलकत्ता में। अब यहाँ पे देखो 1717 के फरमान के ऊपर सवाल आएगा। फारूक शेर जारी किया था, तो बोल रहा था कि सूरत में सभी करों से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों को कितनी वार्षिक राशि देना पड़ेगा। इसमें कन्फ्यूजन होता है इस राशि में, 3000 की 10,000। बोला कि सूरत में व्यापार करना है तो आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। सोनागाछी में व्यापार करना है तब आपको 3,000 रुपया देना पड़ेगा। तो सूरत में पूछा है तो सूरत में 10,000 रुपया बोला था, ये सोनागाछी में 3,000 फिक्स किया। अभी भी 300 रेट है सोनागाछी का कि 3,000 कहाँ पे? बंगाल के लिए, कि बंगाल में 3,000 रुपये दीजिए, आप बिना शुल्क के व्यापार कीजिए। 1717 का जो शाही फरमान जारी हुआ था कंपनी में, वहाँ पर कहाँ पे सिक्कों को पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य में मान्यता दिया गया? तो बॉम्बे में। कहाँ पे? बॉम्बे में। बॉम्बे में कहाँ पे? बॉम्बे में। कि बॉम्बे में बोला गया 1717 में कि पूरी मान्यता दिया गया। कहाँ पे? बॉम्बे में। तो शाही फरमान जो था 1717 का, उसके बारे में याद रखो। 3,000 कहाँ पे? 10,000 कहाँ पे? कॉइन्स का जो वैलिडिटी हुआ वो कहाँ पे? तो 3,000 था आपको बंगाल सोनागाछी, 10,000 कहाँ पे? सूरत में। कॉइन्स का वैलिडिटी बॉम्बे में। शाही फरमान में ये लिखा था कि बॉम्बे में अगर सिक्का ढालोगे तो सब जगह मान्यता मिलेगा। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे इस वाले सवाल में, कलकत्ता मद्रास ही सबसे, नहीं तो बॉम्बे। कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? अरे बॉम्बे में अभी भी स्टॉक एक्सचेंज है भाई,
इसी कारण तो स्टॉक एक्सचेंज अभी भी है। यहाँ का डाला गया सिक्का सब जगह चलेगा। स्टॉक एक्सचेंज, NSE, ये सब यहाँ पर अभी भी है बॉम्बे में, है ना। अंग्रेजों ने औरंगजेब से बंगाल में व्यापार करने हेतु फरमान कब प्राप्त किया? तो 1717 में। और औरंगजेब से पूछ रहा था, ये नहीं मार के आ जाना। औरंगजेब से पूछ रहा है तो 67 में बंगाल में अधिकार। ये भी कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल में अधिकार करने के लिए 67 ये तो हो नहीं सकता। इसे 1680 में तो बोला था कि तुमको सारे जगह तुम व्यापार करो, केवल सीमा रहित करके। बंगाल में व्यापार करने हेतु 67 इसी 67 के बाद में चटगांव में मजा कौन चखाता है? चटगांव प्लस चटगांव में चाइल्ड वॉर हो जिसको बोलते हैं, तो यही मजा चखाता औरंगजेब। तो ये वाला डेट सही से कट गया, ये भी डेट सही से कट गया। तो ये डेट बच रहा था, तो हुगली वाला डेट है। पुर्तगाल इसमें हुगली पाया था, ये वाला डेट है। तो बच गया यही डेट ना, तो इसे याद रखो। इससे खस्सी वाला डेट कहाँ गया? 1691 में मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति दी, ये भी है। 80 वाला भी है। 80 वाला में कहाँ पे दिया था? सूरत में दिया था। 80 में कहाँ पे दिया था? सूरत के अलावा सभी जगह पे दिया था। तो यहाँ पे कब दे रहा है? बंगाल में कब दे रहा है? 67 में। 1680 में कहाँ दिया था? सूरत के अलावा सभी जगह एक्सेप्ट सूरत। तुम सब जगह खस्सी खाओ, खस्सी बेचो। अब ये जो है कुछ चीज़ें, इसको याद कर ले, रिवीजन कर ले। कंपनी का स्थापना 1609 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आगमन। वापस 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने सूरत में मुगल दरबार से वहाँ अनुमति पाई। मिडल्टन जाते जाते अनुमति पा लिया। 1611 में दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री। 1613 में सूरत में पहला स्थायी। इसको दिलवान में किसकी भूमिका था? एडवर्ड का था। रिबर्थ हुआ अंग्रेजों का। 1615 में थॉमस रॉ, जो जेम्स प्रथम का राजदूत था जहांगीर के दरबार में, 1618 तक ये राजदूत बन के रहा। उसके बाद ये 19 में चला गया। प्रत्येक फरमान सम्राट या राजकुमार खुर्रम से प्राप्त हासिल कर सफल हुआ, ये भी थॉमस रॉ। 2 फरमान अंतर्देशीय चुंगी से छूट सहित वाला 2 फरमान की पुष्टि करने वाला था, ठीक है ना। इसमें हासिल होता रो मतलब रोते रोते ये 2 फरमान को हासिल कर लिया था। 32 में क्या है? 32 में क्या है? 32 में क्या किया? तो व्यापार की सुरक्षा समृद्धि के लिए गोलकुंडा के सुल्तान से स्वर्ण फरमान कब जारी किया था? 1632 में। याद है ना, 32 मत दिखा, गोलकुंडा के से पा लिया फरमान। तो 1633 में क्या है? बालासोर और उड़ीसा ये सब की तरफ बढ़ने लगा नॉर्थ ईस्ट में। 1639 में क्या है? तो मद्रास लीज पे लिया था। 51 में क्या? हुगली में व्यापार करने का अनुमति लिया। 61 में क्या किया? तो चार्ल्स द्वितीय से जो क्या किया? दहेज के रूप में लिया। चार्ल्स द्वितीय दहेज के रूप में विवाह करके लिया बॉम्बे। 67 में क्या है? तो औरंगजेब जो है बंगाल में व्यापार करने का फरमान दिया था। औरंगजेब जो है सूरत के अलावा जो है सभी जगह टैक्स रहित व्यापार करने का अनुमति कब दिया था? 1680 में। लेकिन बंगाल में व्यापार करने का अधिकार कब दिया? टैक्स से बात नहीं कर रहा, तुम बोला व्यापार कर सकते हो बंगाल में। 67 1691 में क्या है? कंपनी ने 3000 रुपये वार्षिक के भुगतान के बदले बंगाल में व्यापार जारी रखने का आदेश दिया। यही दिया कि 3000 रुपया दो, बंगाल में व्यापार करो। औरंगजेब भी बोला। 1717 में क्या है? फारूक सियार वाला फरमान, याद रहा। इंग्लैंड में 1688 के क्रांति के पश्चात किस राजनीतिक दल का उदय हुआ? विंग्स का। विलियम तृतीय द्वारा स्वीकृत संसदीय कानून ने किस वर्ष एक नई संयुक्त पूंजी का गठन हुआ? संयुक्त पूंजी कंपनी का गठन हुआ 1698। विलियम थर्ड 1698।
सर विलियम नॉरिस, अब यहाँ पे देखो विलियम नॉरिस का नाम याद रखो। विलियम नॉरिस ने कंपनी के लिए व्यापारिक विशेषाधिकार हासिल करने के लिए किसके दरबार में भेजा? तो विलियम नॉरिस किसके दरबार में है? औरंगजेब के दरबार में। कैसे याद रखोगे? तो औरंगजेब से अब नो रिक्स, औरंगजेब से अब नो रिक्स, इसका नॉरिस को भेजा। औरंगजेब से अब नो रिक्स, इसके समय तो आया था FM, इसके समय हॉकिंस आया, रो आया, तब बच गए यही ना। अच्छा, औरंगजेब क्या क्या रियायत दिया? बंगाल में व्यापार करने का बताओ किस वजह कि केवल तुम व्यापार कर सकते हो? 67। सूरत में, सूरत को छोड़ के कहीं भी कस्टम ड्यूटी बिना दिए व्यापार कर सकते हो, ये कब दिया था? 1680 में। अब तुम सूरत के अलावा कहीं पर भी खस्सी का व्यापार कर सकते हो बिना कस्टम ड्यूटी दिए। अच्छा, बंगाल में 3000 रुपया देकर तुम व्यापार कर सकते हो, ये कब किया औरंगजेब? 1691, याद रहेगा। विलियम नॉरिस के बारे में तो है ही यार। अच्छा, क्राउन और संसद के दबाव में प्रतिद्वंद्विता को समाप्त कर कब दोनों कंपनी को समायोजित कर दिया गया? बताया था औरंगजेब की मृत्यु के समय दोनों कंपनी को क्या कर दिया गया था? इस दोनों में जो टकराव चल रहा था मिला दिया गया। 1708 के सम्मेलन के बाद कंपनी का नया नाम क्या रखा गया था? बहुत बड़ा नाम रखा गया था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। अच्छा, सभी के लिए कंपनी खोल दिया कब? इंग्लैंड में 1694 में। जाओ, इंग्लैंड के सारे लोग अब व्यापार कर सकते हैं वहाँ। अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच जो शत्रुता है की संधि कब समाप्त हुई? मैड्रिड के संधि के तहत समाप्त हुई 1630 में। याद है 1612 में हरा ही दिया था स्वाली के युद्ध में, ये होगा। 1634 में किन दो पक्षों के बीच संधि हुई जिसके तहत भारत के वाणिज्यिक मामलों में दोनों देश एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय लिए? 34 में। 1634 में किसके बीच? तो सूरत स्थित अंग्रेजी खाकराने के अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली। 34 में देखो ना, टिस मार दिया अंग्रेज और पुर्तगाली में दोस्ती हुआ था, उनको टिस मार दिया सूरत में। अंग्रेज पुर्तगाली में संधि हुआ था, उनको टिस मार दिया 34 से। पुर्तगाली ने किस वर्ष पूर्व में व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार लिया? कब स्वीकारा कि पूर्व में व्यापार तुम ही करोगे? अंग्रेज तक पहुंच ही गया था 1633 में। 54 में चौहान का अधिकार मान लिया कि इधर चौहान का ही अधिकार होगा। डच व्यापारिक कंपनी मुख्य रूप से किस में रुचि थी? मसाले के व्यापार में। लेकिन ये भी बात याद रखो कि भारत में सूती वस्त्र का व्यापार फेमस कौन किया था? यही किया था डच। यहाँ से ले जाता था कहाँ पे? 1596 तक चला गया, दक्षिण पूर्व एशिया में ले जाता था यहाँ के सूती वस्त्र को, कोरोमंडल के सूती वस्त्र को दक्षिण पूर्व एशिया ले जाता डच। डचों ने पुलिकट पर अपना पहला कारखाना कब खोला? हम याद कराए थे, डॉक्टर चाह पेट पुला तो 1600 डच है, मूली का पेट पुला तो मसूलीपट्टनम में 1605, 8, 10, तो पहला होगा पुलिकट 10। फिर दी गई सूची के अनुसार डचों ने कोचिंग पर अपना पहला कारखाना कब खोला? तो पुर्तगाली कब खोले थे? 1503 में। तो 3 से याद क्या कराते हैं? 63, 1663। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कोलबर्ट द्वारा 1664 में की गई। अब पहला कारखाना 1668 में खोला यहाँ पे। फ्रांसीसी कंपनी भारत में पहुंचने वाला पहला अभियान दल किसकी अध्यक्षता में आया? तो पहला तो कैरो की अध्यक्षता में आया था, सी। उसके बाद कैरो जो है यहाँ पे, कैरो पहुंचा ना तो पहले सूरत में खोला 1668 में, फिर मसूलीपट्टनम में गोलकुंडा की सहायता से 1669 में। उसके बाद कैरो चला गया, तो उसके बाद जो होता है 1673 या 1674 में पौंडीचेरी को हेड क्वार्टर बनाया फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है। उसके बाद बहुत देर बाद जो है शाइस्ता खान से बंगाल में चंद्रगिरी पाता है फ्रांसीसी,
सबसे पहले कैरम आया था फ्रांसीसी की ओर से, ठीक है। फ्रांसिस मार्टिन तो बहुत बाद में आया ना, 67 में भेजा गया था दल इसके लिए, याद है ना। 69 में फ्रांसीसी का दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में खुला, एकदम अंग्रेज का उल्टा। पहले अंग्रेज कहाँ जाता, मसूलीपट्टनम फिर सूरत ना, ये फ्रांसीसी पहले सूरत फिर मसूलीपट्टनम में जाता है। 68 69 ये गोलकुंडा का एक शासक था ना, उसकी सहायता से ये मसूलीपट्टनम पाया था। कैरो सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियां का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया था? खुलवाया तो कैरो, लेकिन बाद में सौंप दिया गया मार्टिन को, ठीक है। स्थापित होने के बाद देखो बोला जा रहा है मार्टिन को, तब ये 6073 में पौंडीचेरी पहुंचेगा। देखो 6073 में, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 6073 में फ्रांसीसी ने कलकत्ता के पास चंद्रगिरी टाउनशिप स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की? कलकत्ता के पास चंद्रगिरी, तो ये शेर खान लोधी से पाया था। शेर खान लोधी से नहीं, शाइस्ता खान से न पाएगा कलकत्ता में, शेर खान लोधी से तो पाएगा पौंडीचेरी। कैसे याद करते हैं इसे? शुष्ट चंदन, शुष्ट से चंदन लिया, शुष्ट चंदन। शेर खान से क्या लेगा? पौंडीचेरी। शेर खान से क्या लेगा 6073 में? पौंडीचेरी। शेर खान लोधी से पौंडीचेरी। ये कौन था? तो वेलिकोंडापुरम के शासक शेर खान से लोधी से पौंडीचेरी लिया। भारत में मुख्य फ्रांसीसी बस्तियां बनाने का श्रेय पौंडीचेरी किसको जाता है? फ्रांसीसी मार्टिन को। 6074 में 1693 में डचों द्वारा फ्रांसीसियों में पौंडीचेरी छीन लिए जाने के बाद की संधि के माध्यम से 1697 में पुनः फ्रांसीसियों को दे दिया। तो हम कल पढ़ाए थे पौंडीचेरी की कहानी पर। पौंडीचेरी पहले पुर्तगाल का हुआ था, उसके बाद डेनिस का हुआ था, फिर उसके बाद जो है फ्रांसीसी बनाया। एक फ्रांसीसी से छीन लिया था डच, लेकिन पुनः जो डच है वापस फ्रांसीसी को दे देता है रिजविक की संधि के तहत। फिर इस फ्रांसीसी से छीन लेता पौंडीचेरी कौन? ब्रिटिशर्स 1761 में, लेकिन पूरा पेरिस ऑफ ट्रीटी के तहत, पेरिस के संधि के तहत 1763 में पुनः दे देता है ये पौंडीचेरी किसको? फ्रांसीसी को, तो रिजविक की संधि, ठीक है। यूरोप में फ्रेंच स्पेनिश युद्ध के परिणाम स्वरूप 1701 में फ्रांसीसी कंपनी को भारत में किन स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां छोड़नी पड़ी? यूरोप में फ्रेंच और स्पेनिश युद्ध चल रहा था, इसके कारण भारत में फ्रांसीसी कंपनी को कौन कौन सी जगह छोड़ना पड़ा? तो वही शुरुआत में जो इसका फेमस था सूरत मसूलीपट्टनम, शुरुआत वाला एक बनता। तो शुरुआत में जो 1668 में किया था, इसको 1669 में किया था, जल्दी 1701 से पहले तक तो यही दोनों केवल कब्जा किया था, इसी दोनों को न छोड़ेगा। पौंडीचेरी को कैसे छोड़ेगा? इसको तो कब्जा ही किया था कब? 1763 में किया था, ठीक है। सॉरी 1673 में किया था पौंडीचेरी को कब्जा, 1673 में। तो पौंडीचेरी को नहीं छोड़ेगा, पौंडीचेरी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पौंडीचेरी में तो जान है फ्रांसीसी का, तो स्पेनिश यूज के कारण इसको नहीं छोड़ेगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पुनर्गठन कब हुआ, जिसके बाद वो वित्तीय स्थिति में सुधार है? T20 के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पुनः सुधार है, पुनः मैं अब T20 खेलूंगा। फ्रांसीसी ने अपनी नौसेना शक्ति में वृद्धि करने के लिए और अंग्रेजों का मुकाबला करने की क्षमता के लिए 1721 में किस क्षेत्र में कब्जा किया था? अपनी नौसेना शक्ति को वृद्धि करने के लिए, अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए, हमको लग रहा है कराईकल नहीं, मॉरिशस। क्या मॉरिशस में ही तो नौसेना वृद्धि करेगा, ठीक है, मॉरिशस में करेगा ना। फ्रांसीसी इंडिया कंपनी ने मालाबार और कराईकल पे कब कब्जा किया? तो मालाबार पे 25 पे, कराईकल पे 39 पे। मालाबार पे 25 पे, कराईकल पे 39 पे, याद रखेंगे। डच और अंग्रेजों की तुलना में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्य क्षमता पर सबसे बुरा प्रभाव किसके कारण हो पड़ा? तो अपने सरकार की अत्यधिक निर्भरता, ठीक है, और वाणिज्यिक गतिविधियों पे सरकारी नियंत्रण किसका? डच का।
ये याद रहेगा। कराईकल और माहे पे कब पाया? 25, 39। अब जो भी फ्रांसीसी है इसका बताओ तो कब कब कौन पाया? सर 60-64 में तो कंपनी स्थापना हुआ। 60-68 में सूरत मिल गया। सर 60-69 में मसूलीपट्टनम मिला था, उसके एक साल बाद। सर फिर 60-73 में इसको पौंडीचेरी मिल गया था। फिर उसके बाद सर बंगाल में इसको चंद्रगिरी मिल गया था शाइस्ता खान से। उसके बाद सर शेर खान लोधी से ये वाला मिला था, ठीक है। फिर जो मसूलीपट्टनम में सर गोलकुंडा के सुल्तान से इसकी सहायता से मिला था। फिर इसके बाद जो है सर 70-25 आया एक डेट, एक 70-39 आया। इसमें माहे को कब्जा किया, इसमें कराईकल को कब्जा किया। 1720 में याद है कंपनी का पुनर्निर्माण हुआ, फ्रांसीसी कंपनी का। उसके बाद 1742 तक किन दो गवर्नर के शासनकाल में भारत में फ्रांसीसी प्रभुसत्ता का पुनर्स्थापना हुई? मतलब 20 के बाद 42 तक में कौन दो आया था? लिन्योर और डुमास। लिन्योर और डुमास आया था। लिन्योर और डुमास, डुप्ले ये सब नहीं, लिन्योर और डुमास। वर्ष 1742 के बाद फ्रांसीसियों की नीति में क्या अमूल परिवर्तन है? 1720 में तो गठन हुआ कंपनी का पुनः। उसके बाद लिनोर और डुमास को भेजा। फिर कंपनी बहुत मजबूत बन गया 1742 तक। इस बीच में 1725 में याद है, 1739 कराईकल और माहे माहे और कराईकल भी आ गया था फ्रांसीसी के बाद। 1742 में कंपनी एकदम फ्रांसीसी बेमिसाल तरीके से बन गया। अब वो बोला उसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार करना था 42 में, ठीक है। 1742 में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे इतिहास में एक नया अध्याय डुप्लेक्स 1742 में आया था। पहले आया था कौन? केवराल। फिर कौन आया था? नहीं, पहले आया था कैरोन। फिर कौन आया था? फ्रांसीसी मार्टिन। फिर कौन आया 1720 के बाद? ल्यूनेक्स आरेका ड्यूमा। मम्मी। फिर उसके बाद 42 में कौन आया? डुप्लेक्स, ठीक है। मम्मी। फिर है 17वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापना किस वर्ष की थी? सूरत में। अब ये पूरा चार्ट दिया है, इसको बैठ के पढ़ो, तुम सारा समझ जाओगे कि जो है फ्रांसीसी है। सूरत किससे पाया था? 68 में औरंगजेब से। बताओ, सूरत दे दिया औरंगजेब से। सूरत में व्यापार, सूरत के अलावा व्यापार करने की अनुमति कस्टम रहित अंग्रेज कब प्राप्त किए थे? 1680 में। 60-69 में गोलकुंडा के राजा से जो कैरो है कुतुब शाह से मसूलीपट्टनम पाया। पौंडीचेरी बनाया 60-74 या 60-73 शेर खान लोधी से लेके। चंद्रनगर गया शाइस्ता खान से लिया 1692 में बंगाल में। वन दिवस के युद्ध में समाप्त होकर आवास हो गया, एकदम कूट कूट के पीक बना दिया। 1760 में एकदम पूरी तरीके से साथ मतलब वास कर दिया। और इसी बीच में आपको पता है ना, दो चीज़ और पाया था फ्रांसीसी। 1725 में माहे, 1739 में कराईकल। तो कराईकल माहे सब फ्रांसीसी क्षेत्र है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच पौंडीचेरी की संधि कब हुई? 1755 सेकेंड कर्नाटिक युद्ध के दौरान हुआ था ये पौंडीचेरी की संधि, सेकेंड कर्नाटिक युद्ध के दौरान। रॉबर्ट क्लाइव ने आर्कॉट का घेरा किस महीने और किस वर्ष में विजय प्राप्त की? अगस्त 1751। मम्मी। चंदा साहब ने आर्कॉट को दोबारा घेरने के लिए किस सेना का नेतृत्व किया? राजा खां का। अब ये देखो सीले का स्टेटमेंट है। ये सुजा का तो स्टेटमेंट बता दी था, पुर्तगाली बोला था कि एक हाथ में तलवार एक हाथ में क्रॉस लेके आ रहा था, मार मार के सुझा देगा। इस सीले का भारत में डुप्ले और क्लाइव के बीच संघर्ष, आर्कॉट के घेरा। डुप्ले और क्लाइव के बारे में जो बात बोलता है, ये सभी घटनाएं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सर्वोच्चता की खतरनाक संघर्ष का हिस्सा थी। सीले बोलता है, ये बात कौन बोलता है? सीले बोलता है। कंपनी का स्वरूप, फ्रांसीसी कंपनी भी क्या थी? एक सरकारी संस्था थी, जबकि अंग्रेज एक प्राइवेट कंपनी थी। इसके अंदर वो आगे निकल गया था। तो फ्रांसीसी कंपनी क्या था? ब्याज का एक निश्चित दर प्राप्त होता था,
जबकि जो इंग्लैंड कंपनी थी वो अपना प्रॉफिट अपनी वर्किंग के हिसाब से लेता था, ज़्यादा भी। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, एकदम डेप्थ है, कियारी वगैरह के लिए पढ़ रहे हो तभी इतना डेप्थ आएगा। यूरोपीय कंपनी के पूर्व एशिया के साथ, यूरोपीय कंपनी का क्या, पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंध और आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में आप कथन चुने, कौन सा सही है? ठीक है, यूरोपीय कंपनी का पूर्व एशिया के साथ। 16वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका की खानों से प्राप्त कीमती धातुओं सोना चांदी ने वाणिज्यवाद मान्यताओं के विपरीत यूरोपीय कंपनी को पूरब से व्यापार संतुलन बनाए रखने में मदद की। भाई शुरुआत में तो व्यापार संतुलन था ही नहीं, इंडिया के पक्ष में था, पहला स्टेटमेंट गलत। 1600 से 1750 के बीच पूरब के व्यापार को निर्यात किए जाने वाले कुल यूरोपीय निर्यात में मूल्य के आधार पर केवल कीमती धातु का हिस्सा लगातार 80% से ऊपर बना रहा। नहीं, ये भी स्टेटमेंट क्या गलत है। अंतर एशियाई व्यापारिक नेटवर्क को नियंत्रण करने स्थापित करके यूरोपीय व्यापारियों ने अपने ऊपर सोने चांदी निर्यात करने के आर्थिक दबाव को आंशिक रूप से कम किया। बिल्कुल, नेटवर्क नियंत्रण करके तब ना वो सोना चांदी भारत में नहीं जाए, कुछ करेगा तब ना। स्टेटमेंट सही है। चौथा भी सही है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश व्यापारियों ने बंगाल से जो प्राप्त हुआ था राजस्व और चीन को अफीम का निर्यात करके अपने व्यापारी घाटे की समस्या का समाधान खोज निकाला। बिल्कुल, अब की जो पहले उसको लॉस हो रहा था व्यापार में, तो उसको संतुलन कैसे किया? चीन को अफीम बेचा, अब भारत में राजस्व व्यवस्था ले लिया अपने हाथ में। 3 और 4 सही है। पहला क्यों नहीं सही है? तो यहाँ देखो, वाणिज्यवाद के विश्वास के तहत बुलियन के तहत में सोने चांदी के ईंटे का निर्यात किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और समृद्धि का नुकसानदेह माना जाता है। यूरोपीय शक्ति की प्रतिकूल व्यापार संतुलन की समस्या से जूझ रहा था, क्योंकि उन्हें पूरब में माल खरीदने के बदले सोने चांदी ज़्यादा शुरुआत में आपूर्ति करने पड़ते थे। दक्षिण अफ्रीका के खानों से प्राप्त होने वाले सोने चांदी ने इन व्यापार को जारी रखने में सक्षम तो बनाया, मतलब कि वहाँ से आ रहा है तो चलो हम दे रहे हैं, लेकिन इस वाणिज्यवाद मान्यताओं के अनुरूप थी। इसके अनुरूप उनकी वित्तीय समस्या को और उभारा, क्योंकि वे मर्जी के बिना अनिच्छिक रूप से बहुमूल्य धातु को बाहर भेज रहे थे। रो रहा था कि शुरुआत में जा रहा है मेरा धातु लोग बाहर। 1600 से 1699 के बीच पूरब को निर्यात सोने और चांदी की मात्रा कुल निर्यात का 66% रह गया। यह हिस्सा मध्य में बढ़कर 87% तक पहुंचा। 1700 से 1750 के बीच 270 लाख रुपए की चांदी और 90 लाख रुपए की अन्य वस्तु भेजी गई। लगभग हिस्सा, अतः यह 1600 से 1750 के 80% से ऊपर नहीं बना रहा। मतलब कितना भी बेचते रहा, लेकिन 80% से ऊपर नहीं बना रहा निर्यात सोना चांदी का, जबकि 90% बोल रहा था। यूरोपीय कंपनी ने बहुमूल्य धातु के बदले दूसरे चीज़ों का विकल्प खोजने के लिए अंतर एशियाई व्यापार पर कब्जा करके इस आंशिक समस्या का समाधान खोजा। वे मसालों के द्वीप से लौंग और जापान से तांबा भारत तथा चीन पहुंचाते थे। इस सब व्यापार का मूल चुकाते हैं। मतलब जो इन एक कैसे किया, अंतर एशियाई व्यापार पर कब्जा कर लिया। वो भारत पर तो कब्जा नहीं किया, तो अंतर एशियाई व्यापार पर कब्जा कर लिया अंग्रेज शुरुआत में, और इसका टेम्प्रोरी समाधान निकाला कि यहाँ पे मसाला द्वीप मिलता था, वहाँ से लौंग और जापान से तांबा भारत तथा चीन पहुँचते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ लो। 17वीं अठारहवीं सदी में भारतीय वस्तुओं के वैश्विक व्यापार यूरोपीय कंपनी के व्यवसायिक गतिविधियों के संदर्भ में आप बताइए। 1614 से 64 के बीच अंग्रेजी कंपनी द्वारा सूरत से कपड़ों की मांग से 60 गुना से भी अधिक वृद्धि दर्ज हुई। बिल्कुल, 60 गुना से भी अधिक ये लोग व्यापार में वृद्धि दर्ज किया। ब्रिटिश सरकार ने घरेलू कपड़ा के आर्थिक दबाव और 18वीं सदी में पूर्वार्ध में विभिन्न रेगुलेटरी एक्ट पारित किया, नहीं किया 1773 में। जहाज को संतुलित रखने के लिए कच्चे मालों के प्रमुख रूप से नील का उपयोग किया जाता था, जिसका मुख्य केंद्र पटना था। ये भी सही है, नील का।
जहाज को संतुलित बनाए रखने के लिए मतलब ये जहाज डूब नहीं जाए, एक तरफ नील का उपयोग करता था जिसका प्रमुख केंद्र कलकत्ता था। गलत है, कलकत्ता थोड़ी था नील का केंद्र। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1800 में दिवालियापन के कारण अपने अधिकार क्षेत्र ब्रिटेन से बेचने और एशिया छोड़ने के लिए बाद हुआ। 1800 में खुद दिवालिया हो गया और चल बसा। ऐसे डच हारा कब था? 1759 में वेदरा के युद्ध में, याद है ना? ये देखो ये सब चीज़ है, पढ़ लिया करो एक बार। पटना ये बारूद बनाने में उपयोग होने वाले वेट वैलेंस के लिए सोरा रखता है जिसका प्रमुख केंद्र पटना था। ठीक है, अब है यहाँ पे भारत और समुद्र की ओर जाने के लिए क्यों ये लोग आए। आपको पता है कि 1453 में कस्तुनतुनिया पर ओटोमन तुर्क के आधिपत्य के बाद यूरोपीय कंपनी के लिए अरब अब तुर्कों से बिना संपर्क किए भारत तक पहुंचना नवीन मार्ग का जरूरी हो गया। इसकी अब कस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो तुर्कों का अधिकार हो गया, तो अब हमको अरब अब तुर्कों से सहयोग लेना पड़ेगा, लेकिन इसका सहयोग नहीं लेना चाहते, हम नया मार्ग खोजेंगे। 15वीं सेंचुरी सही है। 15वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में भी सही है कि यूरोपीय ने जहाज तथा तकनीक का ज्ञान के क्षेत्र में जेनाओ ने धन और श्रमबल के मामले में स्पेन और पुर्तगाल की, याद है स्पेन और पुर्तगाल ज़्यादा स्पॉन्सर करता था खोज के लिए, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट, यूरोपीय अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के कारण मांग की आपूर्ति वृद्धि हुई जिसके परीक्षण के लिए मसालों की मांग अधिक हो गई। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमा 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा जबकि वास्को डी गामा 1487 में। गलत है, ये उल्टा कर दिया है। 1487 में पहले या 88 में बार्थोलोमिया पहुंचा था कैप ऑफ गुड होप, उसी के 10 साल बाद 1498 में यहीं से यात्रा शुरुआत कर वास्को डी गामा हम लोग के पास पहुंचा 17 मई को। ये सही है, तीसरा वाला गलत है कि प्रिजर्वेशन के लिए मसालों की मांग अत्यधिक बढ़ गई, ये सही कि गलत? 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। बढ़ गई थी मसालों की मांग, तो बढ़ ही गई थी ना। दूसरा वाला क्यों नहीं सही है? यूरोपीय जहाज़ों ने उत्तरी यूरोपियों ने धन और श्रमबल के मामले में सहायता की थी, ठीक है, जबकि जेनाओ ने जहाज़ों और तकनीकों का ज्ञान लेकर स्पेन और पुर्तगाल की सहायता की। अच्छा, धन और श्रमबल के मामले में सहायता कौन किया? उत्तरी यूरोप। और जहाज और तकनीकों में जेनाओ ने सहायता किया स्पेन और पुर्तगाल का। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? तो उत्तरी यूरोप ने जहाज की तकनीक नहीं, पैसा के लिए मदद किया था उत्तरी यूरोप। जहाज की तकनीक का मदद किया था कौन? जेनाओ। और किसको मदद किया? स्पेन और पुर्तगाल को। ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। उत्तरी यूरोप तो पैसा से आया, जेनाओ जहाज से, जौ से जहाज और जौ से जेनाओ, जौ से जेनाओ, जौ से जहाज। भारत ने गोवा पुर्तगाली बस्ती से कब मुक्त हुआ? गोवा कब मुक्त हुआ? 1961 में गोवा मुक्ति हुआ, ठीक है। और फ्रांसीसी गोवा से गए कब थे? 54 में। मुक्ति कब हुआ? 1961। 1739 में, याद है ना, मराठों ने सालसेट व बेसिन पे अधिकार कर लिया था। 1961 से अंत में गए गोवा से। 1588 वाला तो याद ही है कि स्पेन की सेना में भ्रष्टाचार हुआ तो अंग्रेज हराया, इससे पुर्तगाली वर्चस्व और समाप्त हो गया। ये सब तो याद ही है। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा के बारे में बताए थे कि शुरुआत में जेमोरिन से पंगा नहीं हुआ था, उल्टा उसका स्वागत किया और 60 गुना अधिक मुनाफा कमा के गया था। पुर्तगाली का 2 प्रमुख मकसद था, अरब और वेनिस मतलब इटली के व्यापारियों के
भारत में प्रभाव समाप्त करना और ईसाई धर्म प्रचार करना। केब्राल के समय क्या होने लगा? झगड़ा होने लगा। पुर्तगाली कंपनी साम्राज्य को एस्टाडो द इंडिया नाम दिया गया, याद ही रहेगा। केब्राल का जैम्बोरिन से मतभेद हुआ, जिसके कारण उसको वापस जाना पड़ा। फिर वास्को डी गामा भारत आया 1502 में। इसके बाद पुर्तगाली गवर्नर को नियुक्त की गई। केब्राल झगड़ा कर लिया था ना इससे, ठीक है। पुर्तगाली बेरा केब्राल के नेतृत्व में ही तो भेजा गया था 1500 ईस्वी में। फिर यहाँ पे क्या याद रखना है, अल्बुकर्क ने फादर लुई को विजयनगर के दरबार में भेजा, जिसका उद्देश्य कन्नौर और भटकल के मध्य फैक्ट्री हेतु जमीन प्राप्त करना। विजयनगर के दरबार में किसको भेजा? फादर लुई को भेजा। अल्बुकर्क अबू अपने फादर को भेजा कि जाइए वहाँ पे जमीन प्राप्त कीजिए। और क्या है ये वाला चीज़ याद रखो, पुर्तगीज जो है पूर्वी तट के कोरोमंडल समुद्र तट के मसूलीपट्टनम और पुलिकट शहरों से वस्त्र एकत्र करते और मलक्का तथा मनिका में बेचते। पुर्तगीज जो है इस जगह से वस्त्र एकत्र करता, सेम डच का नकल, पहली डच इसी का नकल किया था और यहाँ बेचता था। ये बात सही है। नागपट्टनम में इसका भी बंदरगाह था। देश से व्यापार में नागपट्टनम बंदरगाह का पुर्तगाली प्रयोग करते थे। इस बंदरगाह का प्रयोग करते थे क्योंकि नागपट्टनम बंदरगाह इधर ही है, यहीं से भेजते थे साउथ ईस्ट एशिया। बंगाल के जो शासक थे मसूद शाह, पुर्तगालियों द्वारा 1534 में चटगांव और सटगांव अपनी व्यापारिक फैक्ट्री की अनुमति पाए। तो चटगांव में किससे अनुमति पाया था? मसूद शाह से 1534 से 36 में, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अम्बोयोना हत्याकांड किससे संबंधित है? डच से संबंधित है। डचों ने 10 अंग्रेज 2 जापानी जहाज की हत्या कर दी थी, अम्बोयोना युद्ध। अच्छा, ये बात तो याद ही रहेगा कि 1690 तक पुलिकट में डचों का मुख्यालय था, किंतु 1690 के बाद नागपट्टनम को पुलिकट के स्थान पे डच गवर्नर मुख्यालय बना। 90 से नागपट्टनम। कच्ची रेशम, मफिन, चावल, नमक का व्यापार करते थे। डचों ने मसाले के स्थान पहला वो आदमी था जो सूती वस्त्र को निर्यात पे बल दिया था, याद है ना। इंटरनेशनल पैसा डच ही दिलवाया सूती वस्त्र को। वैसे भी डचों की मुख्य रुचि मसाला व्यापार में थी, अतः उन्होंने भारत की जगह मसाला द्वीप इंडोनेशिया पर अधिकार किया। यही इंडोनेशिया पे मसाला द्वीप पे सबसे पहले अंग्रेज आया था, तब भारत आया। डच उल्टा किया, पहले भारत आया तब इंडोनेशिया गया। फिर यहाँ पे पॉइंट देखिए, पौंडीचेरी के कारखानों में ही मार्टिन ने फोर्ट लुइस का निर्माण किया था। फोर्ट लुइस का निर्माण हुआ था पौंडीचेरी में। कौन करा? फ्रांसीसी। लुइस से याद रखो फ्रांसीसी, ठीक है, जहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई। फ्रांसीसी मार्टिन की मृत्यु यहीं पर हुई है। अच्छा, नहीं यहीं पर नहीं। फ्रांसीसी ने पूर्व में भारतीय महाद्वीप के व्यापारिक अधिकार कैसे प्राप्त किया? 1721 में मॉरिशस, 1739 में करिकल, 1725 में माहे, याद रहेगा। 21 में मॉरिशस पे कब्जा किया था ना। किस लिए किया था? ताकि ब्रिटिश को मदद चखा सके, अपने जो नेवी पावर है उसको बढ़ा सके। 25 में मालाबार पे, 39 में कारिकल पर अधिकार किया था फ्रांसीसी। फिर से भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना का व्यापारिक उद्देश्य से की थी, लेकिन राजनीतिक युद्ध इसका लक्ष्य नहीं था। लेकिन 42 में अपना नीति में परिवर्तन किया, डुप्ले को भेजा कि अब से तुम साम्राज्यवाद भी करोगे। उसके पहले डुप्ले के पहले लेप्रास डूमा नाम के आदमी को भेजा था, जो 1720 से 42 तक रहा। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया, ये तो याद ही है। दोनों कंपनियों के बीच लगभग 20 वर्ष तक युद्ध चलते रहा। फिर आपको याद ही है फ्रांसीसी कंपनी ने मालाबार तट पर माहे को कब अधिग्रहण किया? तो आपको पता है 1721 में ये मॉरिशस को लिया था, ताकि अपने नेवी शक्ति को पावर को बढ़ा सके और ब्रिटिशर्स को हटा सके। फिर से 1725 में माहे पे, 1739 में कराईकल पे। तो माहे पे कब?
कराईकल 1729 में, माहे 1721 डेट दे रहा है, 25 नहीं तो 21 को ही मान लो यहाँ पे, ठीक है। देखो MPPCS में पूछा था। लगभग 280 के बाद 1954 में फ्रांसीसी शासन एंड हुआ। कहाँ से? तो फ्रांस कहाँ पर फेमस था? फ्रांस पौंडीचेरी में ना, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को ले लिया? कब ईस्ट इंडिया कंपनी ले लिया? 1761 में ले लिया। कि अरे शादी के रूप में लिया, याद नहीं है? पौंडीचेरी को नहीं, बॉम्बे को नहीं लिया था 1761 में। फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को कब ले लिया? अरे 61 में नहीं लिया था, 1761 में। देखो सीजीएल में पूछा था जब, अब फिर 1763 में आपको पेरिस की ट्रीटी के तहत वापस करना पड़ा था, तो ये हो गया। यहीं तक था। जय माता दी। एक और क्वेश्चन रुको, सॉल्व करा रहे हैं।